हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर अंबेडकर जयंती के अवसर पर सामाजिक न्याय पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। 10 आकांक्षी जिलों का केंद्रीय मंत्री दौरा करेंगे और सभी मंत्री केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जिले के अधिकारियों के साथ वो चर्चा करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता और कई वर्गों से भी वो चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी रायपुर पहुंचे और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कल महासमुंद के लिए रवाना हो जाएंगे। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 18 अप्रैल को राजनांदगांव जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बस्तर जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय बीजापुर जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री देव सिंह चौहान दंतेवाड़ा जाएंगे। तो केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह कांकेर जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का कोरबा दौरा होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे नारायणपुर जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह सुकमा के दौरे पर रहेंगे। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे केंद्रीय मंत्रियों का दौरा कितना अहम और क्या स्ट्रेटेजी है? बिल्कुल, देखिए राहुल, कल अंबेडकर जयंती है और कल से जो केंद्र सरकार है वो एक सामाजिक न्याय पखवाड़ा एक नाम दिया है और इसके तहत जो है 10 राज्य जो आकांक्षी जिले हैं छत्तीसगढ़ के, उसके अलावा पूरे देश भर के लगभग 125 जो जिले हैं वहां पर जो है केंद्रीय मंत्री जाएंगे और छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिले हैं वहां के लिए पूरा प्लान हो गया है। और कहीं ना कहीं अब इस पूरे कार्यक्रम से जो है जैसे हमने देखा कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ तो कहा जा रहा था कि किसी ना किसी बहाने से केंद्रीय मंत्री भी अब छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। इससे पहले भी अंबेडकर जयंती होते रहे हैं लेकिन इतने बड़े या कोई कार्यक्रम में जो है 10 केंद्रीय मंत्री जो है बारी बारी से नहीं आए हैं और ये कार्यक्रम बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। कल से अम्बेडकर जयंती और 20 अप्रैल तक इन मंत्रियों को आना है। और जैसे आप हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि कौन कौन से केंद्रीय मंत्री कब कब कहां पे आ रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। दरअसल आपको मालूम है कि जो 10 आकांक्षी जिले उसके तहत जो केंद्र जो है फंडिंग करती है ताकि वहां की बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा हो सके और जो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं उस पर काम हो सके। और आज एक महत्वपूर्ण चीज देखिए कि जैसे ही जब मालूम हुआ कि 10 केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं तो उससे पहले क्या सुबह देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक पत्र भी लिखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उस पत्र के माध्यम से वो कहते हैं कि जो 10 आकांक्षी जिले हैं उसके तहत जो TADP होता है उसके इंडिकेटर है उसपे जो है ऐसी चीजों को शामिल किया जाए जिससे वहां के लोगों को फायदा मिला जाए। तो जिसमें तो उन्होंने 3-4 महत्वपूर्ण चीजें बताई कि जो है बेहतर शिक्षा हो जाए और कहीं ना कहीं जो जैविक खेती है उसके अलावा जो लोक कला है, लोक साहित्य है, उनको शामिल किया जाना चाहिए। उसके अलावा जो है जो मलेरिया उन्मूलन है, एनीमिया उन्मूलन है, इस पर भी काम किया जाना चाहिए। तो इसको लेकर बीजेपी ने एक सवाल उठाया है कि आखिर राज्य सरकार अपनी प्लानिंग के तहत केंद्रीय योजनाओं पर क्यों जो है हर समय आती है, क्यों पैसे मांगती है, इस तरीके के आरोप बीजेपी भी लगा रही है। कुल मिलाकर अब 10 दिनों जब 10 केंद्रीय पहली बार 10 केंद्रीय मंत्री अगर दौरे पर आ रहे हैं, सौरभ, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दलित वोट को साधने की कवायद एक बार फिर बीजेपी की बेहतर शुरू हुई, साफ तौर पर नजर आता है। सौरभ, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान मुख्य रूप से GST प्रणाली से राज्य के संसाधनों पर हुए असर और नक्सल समस्या से जुड़े नीतिगत विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा बढ़ाने, बस्तर में CRPF की 2 और बटालियन की तैनाती, बस्तरिया बटालियन के गठन सहित कई मुद्दे आए, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के 7 नक्सल प्रभावित जिलों को दिए जाने वाली विशेष सहायता राशि को फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने GST क्षतिपूर्ति का मुद्दा भी उठाया।
भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद करने पर राज्यों की आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ेगा। नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास कार्य के लिए राशि नहीं मिलेगी तो इसका काफी असर पड़ेगा। इस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार का आग्रह किया है। केंद्रीय गृह मंत्री से मेरी मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ से संबंधित बहुत सारे मुद्दों पे उनसे चर्चा हुई, सकारात्मक रहा और सारे मुद्दों पे बहुत गंभीरता से उन्होंने सुनी और उसमें कहा कि मैं इसमें जरूर निर्णय लूंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज किए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जिस आधार पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वही काम शिवराज सिंह चौहान ने भी किया है, इसलिए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून सभी के लिए समान है, इसलिए इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं वीडी शर्मा ने कहा है कि बेहतर होगा कि छत्तीसगढ़ के सीएम पर दिग्विजय सिंह की छाया ना पड़े, नहीं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के जैसा हाल ना हो जाए। जिन मुद्दों पे यदि दिग्विजय सिंह को, जिस आधार पे दिग्विजय सिंह पे एफआईआर हुआ तो वही काम तो शिवराज सिंह भी किया तो उसमें भी होना चाहिए। भूपेश बघेल जी को कहो कि ज़्यादा छाया न पड़े छत्तीसगढ़ में दिग्विजय सिंह भी, नहीं तो उनको भी मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश में हो रहा है वो छत्तीसगढ़ में भी जल्दी ही होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का 2 दिवसीय के दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और सप्तगिरी शंकर उल्का कल सुबह 11 बजे रायपुर के राजीव भवन में मोर्चा संगठन, सेवा दल, महिला कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस, अनुसूचित जाति कम्युनिकेशन, डाटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया और रिसर्च विभाग के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। शाम को 6 बजे सर्किट हाउस में वरिष्ठ नेताओं से वो चर्चा करेंगे। 15 अप्रैल को सुबह 10 बजे सर्किट हाउस रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी, कोरबा ग्रामीण के अध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। शाम 4 बजे रायपुर से ओडिशा के लिए रवाना होंगे। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि लोग चुनाव के मूड में आ गए हैं और हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। प्रदेश सचिव सदस्यता अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। जहां जहां हमारा संगठन कमजोर है उसे बैठक लेकर मजबूत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में दूर से दिखाई दे रहा है कि लोग जरा इलेक्शन के मूड में आ रहे हैं। राजनीतिक दल अपना काम करती है। कांग्रेस पार्टी में लगातार सदस्यता अभियान चल रहा है। अब आदरणीय सचिव साहिबान आ रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और बैठक लेकर के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को और मूवमेंट करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन गुरुवार को भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक लेंगे। कई मुद्दों पर अलग अलग ये बैठक होगी, जिसमें कोर ग्रुप के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, सांसद, विधायक, संभागीय प्रभारी, जिला प्रभारी, सभी जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में खैरागढ़ उपचुनाव पर बात होगी। साथ ही 2023 चुनाव को लेकर रणनीति और संगठन की कार्य योजना को लेकर भी चर्चा होगी। वहीं भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बूथ स्तर पर जाकर काम करने के निर्देश दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए विधानसभा स्तर पर नियुक्त विस्तारकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यही विस्तारक प्रभार वाले विधानसभाओं में 19, 20 और 21 अप्रैल को ट्रेनिंग देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की बैठक होने जा रही है। माननीय पुरंदेश्वरी जी प्रदेश प्रभारी और शिव प्रकाश जी इस बैठक में रहेंगे। 10 दिन के लिए जो समयदानी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर होना उस पर चर्चा होगी। अन्य मुद्दों पे चर्चा होगी। आगामी 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमर कस के तैयार हैं, उसको लेकर भी कुछ न कुछ निर्देश होंगे। खैरागढ़ विधानसभा का उपचुनाव हो चुका है। अब सभी को इंतजार नतीजे का है। 16 अप्रैल को सुबह से खैरागढ़ में मतगणना होगी, लेकिन इससे पहले बम्पर वोटिंग को अपने पक्ष में बताते हुए भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे और शिव डहरिया का कहना है कि हमारी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत होगी। मंत्रियों का दावा है कि जनता को भूपेश बघेल पर भरोसा है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि खैरागढ़ का रण वे ही जीतेंगे।
दावा तो सभी करते हैं, लेकिन यदि पिछले समय के देखें, आम चुनाव के समय से उस समय से परसेंटेज कम हुआ है। कांग्रेस की जीत बहुत अच्छे मार्जिन से होगी। जो खैरागढ़ को तत्काल 24 घंटे के अंदर जिला बनाने की जो बात कही गई है, उस पर लोगों ने विश्वास किया है। निश्चित रूप से 70% से अधिक वोटिंग होना इस भीषण गर्मी में लोगों का सरकार के प्रति एक अच्छा माहौल लोगों में दिखा है और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुत अच्छा हुआ है और लोगों का रुझान बीजेपी के प्रति है। हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 10,000 के ऊपर वोट से बीजेपी जीत करके आएगी। आज खैरागढ़ की जनता यहाँ बदलाव चाहती है और जो वर्तमान व्यवस्था है, जो वर्तमान सरकार है, उसके विरोध में मत पड़ेगा, ये मैं कह सकता हूँ। रायगढ़ जिला भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल पर लगे छेड़खानी के आरोप को राजनीतिक साजिश बताते हुए प्रदेश भाजपा ने जिला भाजपा उपाध्यक्ष आशीष ताम्रकार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। आशीष ताम्रकार से 7 दिन में जवाब भी मांगा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो पार्टी से निष्कासित भी किए जा सकते हैं। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णु देसाई के निर्देश पर संगठन मंत्री पवन साय ने नोटिस जारी कर निलंबित किया। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कुछ और लोगों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। जिला भाजपा के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल पर पार्टी के एक महिला कार्यकर्ता से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए प्रदेश संगठन से शिकायत की गई थी। जिला अध्यक्ष ने इसे राजनीतिक साजिश बताकर जांच की मांग की थी। जांच के बाद बुधवार को संगठन मंत्री पवन साय ने आशीष ताम्रकार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर कोई विषय आता है तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है कि पार्टी विधिवत जो है पूरा मौका देते हुए उस विषय की जांच करती है और ये जांच की एक प्रक्रिया है कि अभी हाल में तो उन्हें निलंबित कर दिया गया, लेकिन उनका पक्ष भी सुना जाएगा और यदि उनका पक्ष सही होगा तो पार्टी उस हिसाब से निर्णय लेगी। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें इसी महीने से बढ़ गई हैं। करीब 2.5 पैसा प्रति यूनिट कीमतें बढ़ाकर बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने हल्का सा झटका दिया है। हालांकि किसान, कृषि क्षेत्र और उद्योगों को मिलने वाली राहतें और रियायतें पहले की तरह जारी रहेंगी। बिजली बिल में बढ़ोतरी के साथ अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि बिजली बिल हाफ करने वाले रेट बढ़ा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इसके लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। छत्तीसगढ़ में बिजली करीब 2.5% महंगी हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ जारी कर दिया है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर 10 पैसे प्रति यूनिट और अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ में बिजली वितरण कंपनी ने खुद को 725 करोड़ रुपए के घाटे में बताकर इस साल बिजली दर बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि नई दरें तय करने का फैसला नियामक आयोग पर छोड़ दिया था। जन सुनवाई के बाद नियामक आयोग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी की इजाजत दे दी है, जिसके बाद अब घरों तक बिजली पहुंचाने का औसत खर्च, जो कभी 6 रुपए 8 पैसे प्रति यूनिट हुआ करता था, वो बढ़कर 6 रुपए 22 पैसे आ रहा है। बिजली बिल के दाम बढ़ने से उपभोक्ताओं में नाराजगी है। हर प्रकार से दिक्कत है। कुछ केंद्र शासन की महंगाई, अभी जो छत्तीसगढ़ शासन हम लोगों को बिजली बिल हाफ का नाम का वादा करी थी, अभी उसमें भी महंगाई हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ होने वाली है। दिक्कतें तो आनी है भी, क्या करोगे, फेस तो करना पड़ेगा अब अपने। वो लड़ाई चल रहा है, उस हिसाब से डीजल पेट्रोल का रेट में विशेष ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ है, अभी रुका हुआ है। तो अभी बिजली का दर बिल्कुल नहीं बढ़ना था। छत्तीसगढ़ शासन को देखना चाहिए, महंगाई बढ़ रहा है तो घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनको 10 पैसे प्रति यूनिट और अन्य कैटेगरी के जो उपभोक्ता हैं उनको 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत दरों में बढ़ोतरी की गई है। बिजली की नई दरें इसी महीने से यानी 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगी। बिजली की दर तो बढ़ाई गई है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट चार्ज के अलावा टैरिफ में कोई और बदलाव नहीं किया गया है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो गैर सब्सिडी वाले कृषि पंपों पर लगने वाले ऊर्जा प्रभार में छूट, सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली संस्थाओं, रक्षा स्थापना वाली संस्थाओं और उच्च दाब की तरह निम्न दाब वाले पोहा और मुरमुरा मिलों को भी ऊर्जा प्रभार में छूट और रियायत जारी रहेगी। कृषि पंपों में 20% की छूट है जो जारी रखी गई है, पहले की तरह जारी रखी गई।
स्टील सेक्टर के बिजली दरों में भी बदलाव करते हुए 220 केवी और 132 केवी के उच्च दाब स्टील उद्योगों की दरों में भी 5 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही इन्हें दिया जा रहा लोड फैक्टर इंसेंटिव भी जारी रखा गया है। साथ ही 1 मेगावाट से अधिक क्षमता के कैप्टिव प्लांट को भी लोड फैक्टर इंसेंटिव में शामिल किया गया है। उच्च दाब पर बिजली लेने वाले टेक्सटाइल उद्योग के साथ पावर लूम, हैंडलूम, जूट इंडस्ट्री और एथेनॉल उद्योग को ऊर्जा प्रभार में 25% की छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सीमावर्ती राज्यों के भी टैरिफ और रायगढ़ के और बाकी टीवीसी के रेट्स ऑलरेडी कम हैं, तो छत्तीसगढ़ को कॉम्पिटिटिव टैरिफ में रखना बड़ा जरूरी है। महंगाई और बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उसी समय से महंगाई बढ़ेगी ये समझ जाना चाहिए था। मूल को केंद्र ने बढ़ाया है तो इसका असर अब सब में पड़ेगा ही। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी इस बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इधर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा है कि बिजली बिल हाफ करने की जगह दरें बढ़ाई जा रही है और बिजली कटौती भी की जा रही है। शुरू से जब डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत बढ़ा, उसी समय समझ आना चाहिए था ये सब चीज़ तो उससे रिलेटेड है। ये सब चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहला है, तो ये तो महंगाई बढ़ाने की जो मूल है उसको आप बढ़ा दिए तो सब तरफ उसका असर होगा। न केवल किसान, आम आदमी केंद्र सरकार के मोदी जी के द्वारा बढ़ाई गई महंगाई से त्रस्त है और कोयले की कीमत बढ़ेगी, डीजल की कीमत बढ़ेगी तो स्वाभाविक है सभी चीजों की कीमत बढ़ेगी। इससे आप आकलन लगा सकते हैं ये महंगाई का जवाबदार केवल और केवल मोदी सरकार। केंद्र की सरकार ने जो कोयले के दामों में वृद्धि की है, अन्य चीज़ों में वृद्धि की है, इसलिए बढ़ाया जाना आवश्यक था क्योंकि हमारी जो विद्युत कंपनी है वो बहुत घाटे में जा रही थी। वास्तविक में इन्होंने कहा था कि बिजली बिल हाफ करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि उससे ज़्यादा पिछले बार भी किसानों से, ये आम उपभोक्ता से वसूल लिए। इस बार भी जो किए हैं ये सरकार को महंगा पड़ेगा, ये लाख बहाना करे, लेकिन जो वादा किए उस वादे को निभाने में सरकार असफल रही है। लगातार ये बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने के साथ साथ जो है बिजली कटौती करके लोगों को हाफ सुविधा देना चालू कर दी। धान और किसान के बाद बिजली दूसरा बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। जाहिर है घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इसकी कीमतों में बढ़ोतरी से सियासी पारा उछलेगा ही। स्टार जैन के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। सुकमा से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर 1 लाख के इनामी समेत 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बासागुड़ा LOS का सदस्य भीमा पर 1 लाख रुपए का इनाम था। कोबरा CRPF और जिला पुलिस बल के सामने उसने सरेंडर किया। शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उसने सरेंडर किया। सुकमा SP सुनील शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुकमा से, जहां पर 1 लाख के इनामी समेत 4 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। बासागुड़ा LOS का सदस्य भीमा जिसने सरेंडर किया है उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। कोबरा CRPF और जिला पुलिस बल के सामने उसने सरेंडर किया। बढ़ते आगे, CM भूपेश के चिटफंड कंपनियों पर सख्ती के निर्देश के बाद प्रदेश के साथ रायगढ़ में भी कार्रवाई हुई, लेकिन निवेशकों के पैसे वापस करवाने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल जिले में चिटफंड कंपनियों में 85,000 लोगों के 215 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश हुआ है, लेकिन जिले में अब तक सिर्फ 51 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। इतना ही नहीं, निवेशकों को पुलिस सिर्फ 26 लाख रुपए ही वापस कर पाई है। बताया जा रहा है कि अधिकांश मामलों में कंपनियों की संपत्तियां प्रदेश के बाहर होने और संपत्ति की जानकारी न होने की वजह से रिकवरी में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। वहीं पुलिस का दावा है कि अब तक चिटफंड कंपनियों के 51 डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले में दर्ज 27 मामलों में से 23 केस में चार्जशीट पेश की गई है, जबकि 15 मामलों की संपत्तियां चिन्हित की गई है, जिनकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस जो कार्रवाई करेगी वो छत्तीसगढ़ के राज्य की सीमा के भीतर होगा, और चूंकि निवेश कंपनियों के द्वारा राज्यों में किया ही नहीं गया है तो इसकी रिकवरी के लिए काफ़ी मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा पुलिस को। इसमें मामले हमारे ज़िले में दर्ज हैं, जिसमें 15 मामले में संपत्ति को चिन्हित कर लिया गया है। 4 मामले ऐसे हैं जिसमें कोर्ट के द्वारा
अंत्यातिक आदेश जारी कर दिया गया है और उसमें कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया की जानी है। एक शिक्षक पिता ने अपने बेटे के निधन के बाद उसकी बॉडी को मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई के लिए दान देने का फैसला लिया है। टी.आर. वर्मा के 24 साल के बेटे को बचपन से ही सिकलिन की बीमारी थी। दिल्ली में रहकर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अचानक 2 दिन पहले उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। काफ़ी इलाज कराया लेकिन बचाया नहीं जा सका। अपने जवान बेटे को खोने के बाद वो बेहद टूट गए, लेकिन उन्होंने तय किया कि अपने बच्चे की बॉडी मेडिकल कॉलेज में डोनेट करेंगे। पिता टी.आर. वर्मा ने बताया कि मैं ऐसा करना चाहता था कि मेरा बेटा दूसरों के काम भी आ सके। उसके बाद मैंने मेरे परिचित से बात कर बॉडी मेडिकल कॉलेज में डोनेट करने का फैसला लिया। शमशान घाट में ले जाऊंगा, दाह संस्कार करूंगा। मैं मेरे बेटे को जलते हुए नहीं देख सकता। मेरा यह सोच था कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के जा रहा है, परंतु किसी को जाके पढ़ाए, ऐसा मेरे अंतरात्मा ने कहा। और मेडिकल कॉलेज में दान करने का आशा भी यही है मेरा कि बेटा मेरा पढ़ाएगा, यहाँ के छात्रों को पढ़ाएगा। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन बोल रहा मध्य प्रदेश। नमस्कार।